मेरे, और तुम जानती हो बहुत अरसे बाद हम मिले हैं। तुम मेरे साथ कैसे सो सकती हो? वो आगे बढ़ती हुई अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल चुकी थी। मुझे बस सोना है तुम्हारे साथ। मैं तुमसे दूर नहीं सोना चाहती। नींद नहीं आएगी मुझे, सारी रात तुम्हारे बारे में ही सोचती रहूंगी। और तुम चाहते हो कि तुम्हारी ताशा सारी रात सो ना पाए। वो गहरी नीली आंखों से जैसे उस पर फिर से जादू कर रही थी, मोहब्बत का जादू, जो खास अरसे से करती आई थी। वो बगौर उसे देखने लगा। अच्छा, ऐसा करते हैं ना, मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजार कर आता हूँ, फिर सोते हैं साथ। वो आंख बंद करता हुआ बोला शरारती अंदाज में। तो ताशा ने जैसे मुंह बनाया। मैंने कहा, मैंने छत पर तुम्हारे साथ सोना है, वहाँ दोस्त है मेरे, और आज हमें काफ़ी अरसे बाद वक्त मिला है। वैसे मैं सरदार बनकर दोस्तों को तो जैसे भूल ही गया हूँ। उसे अपनी वही परेशानी बयान कर रहा था जिससे वो वाकिफ थी। अच्छा, तो डिसाइड करो, मैं या दोस्त। ये क्या बात हुई ताशा? अरमान जैसे उसकी तरफ देखता हुआ लाड से बोला। बस मोहब्बत की बात है, अगर समझ में आती है तो प्रूफ करना, अभी जाओ यहाँ से। वो उसे तकरीबन जैसे कमरे से निकालने लगी। वो ताशा के साथ कहीं से भी सरदार नहीं लगता था। जिस तरह वो उसे ट्रीट करती थी और जिस तरह वो उसके नखरे उठाता था, वो उसे निकालती हुई कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। जैसे ही वो बाहर निकला, मुलाजमीन की नज़र सरदार पर गई। वो सर झुकाते हुए उसे सलाम करने लगे, और जैसे उसको अंदाज़ा हुआ कि हाँ, वो तो सरदार था। अब वो ये सोचे जा रहा था कि वो कैसे चुन सकता था ताशा भी ना। वो छत पे सोया हुआ तारों को देखे जा रहा था। उसके तकरीबन सारे दोस्त सो चुके थे। वो सारी रात बातें करते रहे। अब रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़र चारों तरफ फैली चांदनी पर गई, जो तारों और चांद की रोशनी से इर्द गिर्द फैली हुई थी। उनकी हवेली के इर्द गिर्द सन्नाटा था। दरख्त, झाड़ियाँ हौले हौले ठंडी हवा के साथ उड़ रहे थे। वो उठ खड़ा हुआ, छोटे छोटे कदम उठाता अपने कमरे तक पहुंचा। गहरा सांस लेते कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। वो सामने बिस्तर पर बैठी हुई अपने हाथों को लोशन लगा रही थी। सोई नहीं थी। दरवाज़ा खुलने पर झट से पलटकर उसकी तरफ देखा। अपने सरदार से नजरें मिलने पर वो मुंह फुलाकर चेहरा मोड़ गई। वो मुस्कुराया। छोटे छोटे कदम उठाता वो उसके पास बैठ गया। क्यों आए हैं? तुम्हारे साथ सोने। वो पलटकर उसे देखने लगी। सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। नींद नहीं आ रही मुझे। मैं जानता हूँ अगर मैं नहीं आऊँगा या नहीं आता तो तुम सारी रात ना सोती। ताशा ने बगौर अपनी नीली आंखों से अपने शौहर की आंखों में देखा। इतना यकीन है मुझ पर? हाँ जानता हूँ। पिछले 6 साल से हम मोहब्बत में हैं ताशा। मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। उसके हाथों से लोशन लेते खुद उसके हाथों पर मसाज करने लगा था। वो जैसे उसके पास जाते हुए सिमटी, और वो बड़ी नरमी के साथ उसके हाथों पर लोशन लगा रहा था। ताशा ने जबान अपने होठों पर फेरी। उसके इस कदर नर्म अंदाज पर बगौर उसे देख रही थी। वो भी वक्फे वक्फे से उसे देख लेता था। ताशा ब्लश होती हुई उठ खड़ी हुई तो उसका नर्म हाथ थामते हुए उसे अपनी तरफ खींच चुका था। अब कहाँ जा रही हो? लाइट्स बंद कर देते हैं ना, नींद आ रही है, वो अटक अटक कर बोली। तो सरदार अरमान मलिक हंस पड़ा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सोने दूंगा? उसकी इस बात पर वो मुकम्मल तौर पर सुर्ख पड़ी थी। पर मुझे तो नींद आ रही है। वो जैसे उसके हिसार में कसमस आई। मगर मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसे लिटाते हुए वो उस पर झुका था, उसके बालों की लटों को एक तरफ करते हुए उसकी नीली घनी आंखों में देखने लगा। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता ताशा। इतनी अजीज हो तुम मुझे, जानती हो ना। वो सर को इस बात में हिलाने लगी। अरमान मलिक के होंठ उसकी गर्दन पर सरकने लगे थे। वो जैसे खो रहा था। वो अरमान के लम्स में हल्की हल्की सख्ती महसूस कर सकती थी, मगर उसकी इस कदर कुर्बत की आदत थी। वो खुद भी तो उसके बगैर नहीं रह पाती थी। अगर अरमान की मोहब्बत में जुनून था तो ताशा भी तो इससे जुनून की हद तक ही मोहब्बत करती थी। वो उसमें खोए जा रहा था। जब ताशा मिनमिनाई, दोस्त क्या सोचेंगे, उनको क्या जवाब दोगे? वो जैसे उसे रोकना चाह रही थी। उसकी बेबाकियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मुस्कुराया और उसकी आंखों में देखने लगा। जान छुड़ा रही हो? बस हो गया तुम्हारा? वो जैसे अब तंग कर रहा था उसे, तो वो अपनी हंसी दबाते हुए चेहरा एक तरफ मोड़ चुकी थी। वो अपने हाथ से उसके चेहरे को अपनी तरफ करते, उसके रुखसारों पर उंगलियां फेरते उसकी आंखों में देखने लगा। साफ साफ कह दो, दूर हो जाता हूँ, मगर यूं बहाने ना बनाओ। वो दूर होने लगा तो ताशा उसे फिर से थाम चुकी। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। वो उसे यूं नाराज नहीं कर सकती थी। अरमान मुस्कुराया। ओह वेरी गुड, तुम तो सीख गई हो। वो हंस पड़ी तो अरमान भी हंस पड़ा। अरमान और ताशा यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। वो शहर की लड़की थी और वो अपने गाँव का पहला मर्द था जो आला तालीम के लिए लाहौर के हॉस्टल में रह चुका था। मुलाकात उन दोनों की यूनिवर्सिटी में हुई थी। फिर वो आम से मुलाकात रोज़ मुलाकातों में तब्दील हुई, फिर मोहब्बत में बदली। अरमान के घर वालों को उसकी पसंद पर एतराज़ था। जाहिर है वो पुरानी सोच के लोग थे, उनके अपने असूल थे। उनके ख़ानदान की लड़कियां बेबाक नहीं थीं, पर्दा करती थीं, ज़्यादा बोलती नहीं थीं, मर्दों के आगे झुकी हुई रहती थीं। वो नहीं चाहते थे कि उनके ख़ानदान के माहौल में एक बाहर की औरत आए जो इतनी पढ़ी लिखी हो और उनके घर के मर्दों से कांधा मिलाकर चले। मगर इन सब के बरक्स अरमान मुख्तलिफ था। उसकी सोच इतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि वो बचपन ही से दूसरे ख्यालात के साथ पैदा हुआ था। वो पढ़ना चाहता था, कुछ करना चाहता था। तभी उसने पढ़ाई के लिए शहर को चुना, क्योंकि वो अपनी सोच को, अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाना चाहता था। फुल स्टॉप के साथ वही ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था जो बाकियों ने गुजारी थी। जब वो जिद पर अड़ गया कि उसे ताशा शाह से ही शादी करनी है,
तो सारा ख़ानदान उसके खिलाफ हो गया, मगर क्योंकि वो यूनुस मलिक का इकलौता बेटा था जो उनको अपनी ख़ानदानी रवायतों से ज़्यादा अजीज़ था, तो उनको ताशा को बतौर बहू कबूल करना पड़ा। ये इस घर की मजबूरी थी कि वो ताशा को बर्दाश्त कर रहे थे, वरना यूनुस मलिक की माँ आयशा मलिक, जिनको सब बी जान कहते थे, वो तकरीबन ताशा से नफरत ही करती थी। ताशा ऐसे माहौल में रह रही थी जहाँ उसे सब नफरत करते थे। वो जानती थी कि वो किसी को पसंद नहीं, मगर वो एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट और दो टोक लड़की थी। जब उनकी शादी हुई तो उसके अगले ही कुछ माह में अरमान सरदार बन गया और वो सरदारनी बन गई। बीजान ना चाहते हुए भी उसे बर्दाश्त कर रही थी और वो अपने ओहदे के साथ वफादार थी, अपने शौहर की तरह ही बहादुर थी। गाँव के लोग उसकी मिसाल दिया करते थे। वो औरतों में जिस तरह से उठती बैठती थी, उसकी शाहाना शख्सियत की बातें होती थी। वो जितनी खूबसूरत थी इतनी ही खुश अखलाक। लोग उसके अखलाक की तारीफ करते थे। हवेली से बाहर उसकी खूब तारीफ होती थी। अरमान जानता था जिनका वो सरदार था उनको अपनी सरदारनी बहुत पसंद थी, मगर उसके घर वालों से ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि ये एक शहर की आई हुई लड़की गाँव के लोगों में इतनी इज्जत बना गई है। ताशा तो इस नफरत से खूब वाकिफ थी, मगर अरमान उसे समझाता रहता था कि उसके घर वाले धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, मगर कब ठीक होंगे? उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे और अब तक वो नफरत कायम थी। जुरेज मलिक यूनुस मलिक की वो औलाद था जिसको खानदान मानता नहीं था। अरमान की पैदाइश के बाद उन्हें कोई औलाद नहीं हुई और अपनी अहलिया नूर फातिमा से वो आयशा मलिक की पसंद थी। उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, मगर उन्होंने एक और शादी की थी शहर में। जुरेज उनकी दूसरी औलाद था जो उनकी दूसरी बीवी में से था, जिसको आयशा खातून नहीं मानती थी। वो उससे भी इतनी ही नफरत करती थी जितनी ताशा से। उनके लिए इन दोनों का ही वजूद इतना ही गैर अहम था जितना आप निस बहू का वजूद, जो उन्हें हमेशा खटकता रहा था। जब तक उनका बेटा यूनुस मलिक हयात था तब तक ये जंग आमतौर पर छिड़ी जाती थी, मगर अरमान की शादी के कुछ अरसे बाद ही अरमान और जुरेज के वालिद का इंतकाल हो गया, यानी यूनुस मलिक दुनिया छोड़ गए। नूर फातिमा और आयशा मलिक की ये जंग जैसे ख़त्म हो गई। अलबत्ता दोनों भाइयों में बहुत मोहब्बत थी। अरमान ने बहुत कोशिश की थी कि अपनी सौतेली माँ को भी हवेली लेकर आ सकता, मगर नूर फातिमा जो कि उसकी वालदा थी उनको तकलीफ ना पहुंचे, इसीलिए वो ये फैसला कभी ले नहीं पाया था। तुम यहाँ आते हो ना तो मेरा दिल लग जाता है, ताशा ने जुरेज की तरफ देखते हुए कहा। तो वो मुस्कुराया। हाँ, आना जाना तो पड़ता है, भाई याद आते हैं मुझे। बाबा के इंतकाल के बाद जैसे सब कुछ सूना सा हो गया। वो थे तो जिंदगी जरा मुख्तलिफ थी। जुरेज जैसे बोला तो ताशा ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। अरमान तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ जानता हूँ, वही तो है जो मामा के बाद मुझसे प्यार करते हैं। ताशा फिर से मुस्कुराई। वैसे तुम दोनों भाई हो एक जैसे। वो कैसे? वो अपनी भाभी को बगौर देखने लगा। जो भाभी कम दोस्त ज्यादा थी क्योंकि वो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। जिस तरह तुम गुस्से के बहुत बुरे नहीं हो ना, वो भी शांत और ठंडे मिजाज का है, दिखने में भी काफ़ी एक दूसरे जैसे हो और एक दूसरे के नक्शे कदम पर भी हो। सुरेश हंस पड़ा। बीजान ये बातें सुनती हुई आगे बढ़ रही थी। माशाअल्लाह, हमारी बहू को हमारा दूसरा बेटा भी बहुत अच्छा लगता है। वो तंज करती हुई जुरेश के कुछ फासले पर बैठ गई तो वो अदब के साथ खड़ा हो गया। बीजान के चेहरे पर नागवारी थी। आज हवेली क्यों आए हो तुम? भाई से मिलने आया था। वो जानता था वो उसे नापसंद करती हैं। अच्छा, भाई से तो बड़े अच्छे मरासिम चल रहे हैं तुम्हारे। वो भाई है मेरे, सौतेला भाई। वो कभी भी ये बावर करवाना नहीं छोड़ती थी कि वो उनके घर से नहीं है। तभी अरमान हवेली से बाहर आता दिखाई दिया। वो अपने असली शाहाना अंदाज में भाई की तरफ आता वो उसे गले से लगा गया। बरखुरदार, बहुत देर नहीं करती तुमने भाई को याद करने में। तो रेस मुस्कुराया। आप भी तो शहर नहीं आए, अब मेरा शहर में क्या काम? शहर की रौनक तो मैं अपने साथ ले आया हूँ। वो जैसे ताशा की तरफ देखते हुए बोला था तो बीजान ने नोट किया था उनका पोता कभी भी अपनी बीवी को सराहने से पीछे नहीं हटता था। बीजान कैसी हैं? वो आगे बढ़ते हुए अपनी दादी जान के हाथ चूम चुका था। उन्होंने मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरा। अरमान मलिक आयशा मलिक को अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था। उनका इकलौता पोता जो उन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ था, वो उससे सबसे अलग देखनी थी। हाँ, उसने अपनी ज़िंदगी के फैसले उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लिए थे, इस वजह से वो काफ़ी खफा भी रहती थी, मगर वो उन्हें अजीज़ था, सबसे ज़्यादा अजीज़। जिस तरह उन्हें नूर फातिमा अजीज़ थी, इसी तरह उसकी औलाद भी अजीज़ थी। वो जानता था वो अपनी दादी का लाडला है। वैसे मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ तुम पर। वो क्यों? वो पलट कर अपने शौहर की आंखों में देखने लगी। जिस तरह तुम सब कुछ संभाल रही हो, तुम्हारे हर अंदाज में मुझे फ़ख्र है। वो आगे बढ़ते हुए अपने दोनों बाजू उसके गले में डाल चुकी थी। सरदार साहब, मैं आपकी बीवी हूँ, आपके नक्शे कदम पर ही तो चलना है मुझे। हाँ, मगर तुम मुझसे कुछ हटकर हो, मुझसे ब्रेव हो, बोल्ड हो और कॉन्फिडेंट भी हो। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी बातें, यहाँ की औरतें बदल रही हैं यार। अरमान जैसे खुशी से बोला। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो आने वाली नस्ल को बहुत अच्छी बातें ट्रांसफ़र करेंगे। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। यहाँ कॉलेज खोलने का आइडिया बहुत अच्छा है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मगर दादी जान को तो इस चीज़ पर एतराज़ है। हाँ, बी जान को कौन सुन रहा है? गाँव के फैसलों के हवाले के लिए मैं हूँ ना। मैं लूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। मैं अपने लोगों के लिए वो करूँगा जो उनके लिए बेहतर है और जो तुम कहोगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम गलत नहीं कहोगे। वो मुस्कुराई। अपने होंठ उसके रुखसार पर रखे तो वो ब्लश हुआ। लोग देख लेंगे, हम पब्लिकली खड़े हैं मोहतरमा, देखते रहें। क्या उनको नहीं पता कि सरदार अरमान मलिक की बीवी हूँ मैं? वो गुरूर से बोली तो वो भी ठिठक कर इतराया। वो दोनों कॉलेज की बनती हुई इमारत के सामने खड़े थे। यह आइडिया चंद माह पहले ताशा ने दिया था।
गांव की औरतों को, उनके दिमाग को, उनकी सोच को तब्दील कर रही थी। रवायती सोचों, पुराने ख्यालात को तब्दील करने की कोशिश कर रही थी। मुश्किल था, मगर धीरे धीरे ही होना था। कुछ ना कुछ होने से कुछ होना हमेशा बेहतर होता है। तुम्हारी बीवी तो चाहती है कि सब कुछ उसके मुताबिक हो। नूर फातिमा के कहने पर वो कांटा रोकते हुए माँ की तरफ देखने लगा। अम्मी, आप चाहती हैं मैं नाश्ता छोड़कर चला जाऊँ? नहीं बरखुरदार, मैं कुछ नहीं चाहती। तुम्हारे वालिद के इंतकाल के बाद हम सब वही तो कर रहे हैं जो तुम चाहते हो। वो बड़ी सख्ती के साथ बोली थी। मैंने ऐसा क्या किया कि आप वो कर रही हैं? अपनी मर्जी से बात करती हैं, नहीं करनी होती नहीं करती, जिस तरह करनी होती है उस तरह करती हैं। मैंने आप पे कौन सी पाबंदी लगाई? आप मेरी माँ हैं, मुझे पैदा किया है आपने। मैं आपका एहसान गुजार हूँ, आपके सामने झुक कर रह सकता हूँ अम्मी, और कुछ नहीं कर सकता। बीजान मुस्कुराए। अरमान साहब, सरदार बने हो, मगर सिर्फ सरदार नहीं बने, तुम एक गुलाम भी बने हो साथ साथ। वो अजीब नजरों से बीजान की तरफ देखने लगा। क्या कहना चाहती है? यही कि बीवी के अलावा किसी की सोच तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नोट किया है हमने। वो उठ खड़ा हुआ, रुमाल से अपने हाथ साफ करने लगा। मुलाजमा की तरफ देखा जो सरदार के सामने सर झुकाए खड़ी थी। ताशा कहाँ? वो तो ऊपर ही होंगी, उसे बुलाओ। बोलो कि मैं बुला रहा हूँ। वो कुछ ही देर में हल्के रंग की गुलाबी साड़ी में कांधों पर उससे मिलती जुलती शॉल ली चलते हुए उसकी तरफ आ रही थी। बाल आबशार की तरह बिखरे हुए थे। वो कानों के पीछे कुछ लटों को उड़स रही थी। अपने शौहर के आगे खड़ी हो गई। बीजान और अपनी सास की तरफ देखते हुए नॉर्मल अंदाज में सलाम किया। सलाम का जवाब अरमान मलिक ने दिया था। वालेकुम अस्सलाम। उसके रुखसार पर हाथ रखते हुए उसकी तरफ देखने लगा। बेगम साहिबा, तुमने क्या गलत किया है आज तक? वो मुस्कुराई। कुछ भी नहीं, ये तो आप बताएंगे ना कि मैंने क्या किया है। वो पलटा, अपनी माँ और दादी की तरफ देखा। मेरी बीवी ने आज तक आप लोगों के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, हमेशा बर्दाश्त किया। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ दादी जान, अम्मी, घर के माहौल को पुरसुकून रखें, क्योंकि मैं सरदार हूँ जो लोगों के घरों के फैसले करता है। अगर मेरी ही घर में सुलह सफाई नहीं होगी तो कैसे चलेगा? आयशा मलिक उठ खड़ी हुई। यानी तुम हमें कह रहे हो कि हम गलत और ये सही? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो तुम क्या कहना चाहते हो जो आप दोनों समझना नहीं चाहती? ये कहते हुए वो हवेली से बाहर चला गया और ताशा ने जैसे बीजान और अपनी सास को अफसोस से देखा। तुम उदास हो? नहीं, उदास नहीं। भाई से झगड़ा हुआ है? वो मुस्कुराई। नहीं, अरमान से क्या झगड़ा होगा मेरा? वो तो बस मेरे लिए लड़ता रहता है। समझ में नहीं आता कि बीजान और अम्मी मुझे कबूल क्यों नहीं कर लेती। मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ। वो जैसे पौधों के आगे खड़ी होती उन्हें पानी दे रही थी। वो मुस्कुराया। बीजान और अम्मी नहीं कबूल करेंगे तुम्हें कभी। वो खामोश हुई, उसे बगौर देखने लगी। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो विक्टिम हो, इसीलिए बाबा ने दूसरी शादी की। मैं मानता हूँ नहीं करनी चाहिए थी, मगर की। अम्मी ने कभी भी मम्मा को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि वो तो यही चाहती थी कि वो हमेशा उनके सामने झुकी रहेंगी, क्योंकि वो पहली बीवी है। मगर उनकी नफरत इतनी ऊंची हो गई कि उन्होंने सारी जिंदगी बाबा को भी अजियत दी। मैं जानता हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ कि हाँ वो गलत थे, उन्हें बेवफाई नहीं करनी चाहिए थी, मगर हो गई। फिर शादी, दूसरी औलाद, हम सब कुछ सहते रहे। अम्मी को न कभी उनका हक मिला ना मुझे। दादी जान मुझसे भी उतनी ही नफरत करती हैं शायद जितनी तुमसे, क्योंकि उनके लिए मैं भी वही हूँ, शहर की औरत की औलाद। उनकी सोच के मुताबिक शहर के लोग अच्छे नहीं होते, जिस तरह तुम और मैं। तब वो हंस पड़ी। वो दोनों चलते हुए हॉल तक आ गए। यानी तुम ये कह रहे हो कि वो तुमसे भी उतनी ही नफरत करती हैं जितनी मुझसे? हाँ, ऐसा ही है लड़की, और यही हकीकत तुम्हें मानना पड़ेगा। क्या बातें हो रही? वो दोनों पलटे। सामने ही अरमान आ रहा था। अपना कोट उतारते हुए उसने एक तरफ रखा। हॉल के सोफे पर बैठते हुए थका हुआ लगता था। ताशा ने उसकी तरफ देखा। थके हुए हो? नहीं, तुम्हें देखा है तो थकावट खत्म हो गई। वो मुस्कुराई। माशाअल्लाह, मेरा भाई आया हुआ है, अरमान बेसाख्ता बोला। कैसे ना आऊँ, ख्वार होने के लिए आया हूँ। सुबह से भी जान के 100 किस्से सुन चुका हूँ। आपसे मिलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं मोहतरम। आप शहर क्यों नहीं आते? छोटी अम्मी याद करती हैं क्या मुझे? हाँ, बहुत याद करती हैं। वो जब तक शहर में तालीम लेता रहा था, वो हर हफ्ते ज़रूर उनसे मिलने जाया करता था। अपने बाप के लिए उसने अपनी छोटी अम्मी को एक्सेप्ट कर लिया था। मैं आऊँगा, ताशा के साथ ही आऊँगा, मुझे भी याद आती हैं वो मुस्कुराते हुए बोला। तो जुरेस ने जैसे गहरा सांस लिया। नाराज़ हो मुझसे? सारा दिन हो गया तुम मेरे आगे नहीं आई। बहुत बड़ा फैसला लिया है तुमने। मैं नाराज़ हूँ। मैं क्या कर सकता था? मैं जानता हूँ, मगर तलाक का फैसला देना मजीद गलत होता। क्यों गलत होता? उस मर्द ने अपनी बीवी पर हाथ उठाया था, इतने बुरे तरीके से उसे मारा था, और तुमने उनको साथ रहने का हुक्म दे दिया कि वो अपने शौहर को माफ़ कर दे क्योंकि वो माफ़ी मांग रहा है। गलत किया तुमने अरमान, बहुत गलत किया। वो औरत भी तो यही चाहती थी। मैंने समझाया था उसे। तुम तलाक की बात करते तो वो मान जाती, और वैसे भी कोई भी औरत अपने मुंह से रिश्ता तोड़ने की बात तो नहीं करती ना। ये मर्द ही होता है हमेशा जो उसे उकसाता है। अरमान ने गहरा सांस लिया। देखो, मैं इस वक्त मर्द ज़ात के तबसरे पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो उनकी अपनी लाइफ है। एक तो मैं पढ़ना नहीं चाहता, मगर जब फैसले और मसले जिरगे में लाए जाते हैं तो फैसला करना पड़ता है। यूँ भी उनके बच्चे हैं, हम किसी का घर यूँ ही नहीं तोड़ सकते। इतनी संगदिल मत बनो। वो ताशा के रुखसार पर हाथ रखते हुए जैसे उसे ठंडा कर रहा था। ताशा ने गहरा सांस लिया। मैं संगदिल नहीं हूँ, हक पर हूँ। हाँ। उसकी गर्दन पर उंगलियां फेरते उसकी आंखों में देखने लगा। बिल्कुल, कभी मेरे मामले में तो संगदिल नहीं पड़ोगी ना? क्यों, तुम मुझे मारने वाले हो? उसकी आंखों में देखते हुए सवाल करने लगी तो वो हंस पड़ा। तुम्हें लगता है मैं तुम पर हाथ उठाऊंगा? कहीं मर ना जाऊँ ये सब करने से पहले? पता नहीं, न जाने तुम्हारा क्या इरादा है, तभी पूछ रहे हो कि संगदिल तो नहीं बनूंगी।
वो रिपीट करती हुई बोली, वो तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ज़रा सख्त किस्म की हो ना, कि कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए तो ये माफ़ नहीं करोगी? वो गलती की नौइयत पर डिपेंड करता है। ये कहती हुई वो जैसे उसके हिसार से दूर हुई। डरा रहे हो मुझे? पागल। वो हंस पड़ा। वो देखने लगी। बहुत हंसी आ रही है? हाँ, आ तो रही है। एक पल में गुस्सा होती हो तुम, और समझ में ही नहीं आता कि अब मनाऊं कैसे तुम्हें। क्यों मनाना चाहते हो? वो दोनों हाथ कमर पर रख चुकी थी। आज सोना नहीं है मेरे साथ? सरदार साहब ने जैसे आंख को विंक किया तो वो दूर हुई, उंगली आगे की। मेरे साथ आज फ्री होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा मूड नहीं है। यानी जब तुम्हारा दिल होगा तभी मैं तुम्हारे पास आया करूँ? बिल्कुल। वो इतराई। बालों को पीछे झटका तो वो हंस पड़ा। मजाक कर रहा हूँ, तुम सीरियस ना हो जाना। मैं नहीं होती सीरियस, तुम बस लिमिट में रहो सरदार साहब। ये सरदारगिरी ना घर से बाहर दिखाना, और तुम ये रोब किसी और को दिखाना। क्यों ना जताऊं रोब? सरदार की बीवी हूँ। तुमने ही तो कहा कि ये सरदारगिरी घर से बाहर दिखाना, तो तुम सरदार की बीवी कैसे हुई? सरदार सामने खड़ा है तो मैं बीवी हूँ उसकी। वो हंस पड़ा। अपनी ही मंतक है तुम्हारी। पास आओ ना। नहीं आना मुझे, चुपचाप सो जाओ। वो शॉल उसकी तरफ उछालती हुई बोली तो वो बड़े मासूम अंदाज से शॉल पकड़ते बिस्तर पर लेटकर सो गया था, और वो होंठ काटती उस मासूम बंदे को देख रही थी। आपने देखा है, आपके पोते के मिजाज आजकल मिल नहीं रहे। मुझे लगता है जुरेस को भी बराबर का हिस्सा देगा। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। यूनुस को कहा था मैंने, कुछ नहीं बख्शूंगी। जो उसने किया ना तुम्हारे साथ, माफ़ नहीं करूंगी। धोखा तो मैंने भी कभी माफ़ नहीं किया। जो उन्होंने मेरे साथ किया वो सारी जिंदगी मेरी मौत तक मेरे साथ रहेगा। बीजान ये याद रखिएगा। अच्छा, माफ़ कर दो मेरे बेटे को, दुनिया में नहीं है वो। दुख तो दे के गए हैं ना, कि मैं उनको दूसरी औलाद नहीं दे पाई, इसीलिए वो जैसे रोने लगे। आगे बात मुकम्मल ही नहीं कर पाई थी। बीजान आगे बढ़ते हुए उसके आंसू साफ करते उसे रिलैक्स कर चुकी थी। वैसे तुमने देखा है, ये ताशा और जुरेस बहुत करीब हैं एक दूसरे से। हंसी मजाक, एक दूसरे के साथ बैठे बातें करना बहुत आम है। हाँ, देखा है, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। इसी शर की वजह से तो उसका आना जाना इतना आम हुआ है मेरे घर में। जब जब उसको देखती हूँ ना, मेरा खून खौलता है। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है बहू। वो नजरें उठाकर अपनी सास को देखने लगी। वक्त के साथ पता लगेगा तुम्हें कि मैं क्या करती हूँ। वो तकरीबन 2 माह बाद हवेली आया था। बीजान हॉल में ही बैठी मुलाजमा से कुछ कह रही थी जब उनकी नज़र जुरेस पर पड़ी। माशाअल्लाह, काफ़ी अरसे बाद आए हो। बीजान की यूँ मुस्कुरा कर मिलने पर जुरेस को हैरत हुई। वो अपना बैग एक तरफ रखता जो मुलाजमीन उसके कमरे की तरफ ले गए थे, बीजान की तरफ ही देख रहा था। आओ मेरे पास बैठो, बात करनी है तुमसे। वो नर्वस हुआ मगर छोटे छोटे कदम उठाता उनके सामने बैठ गया। आंखों में आंसू छलकने लगे थे बीजान के। बुरा लगता है मुझे, तुम मेरे यूनुस की औलाद हो, तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। जब जब सोचती हूँ तो एहसास होता है कि गलत कर रही हूँ मैं। उन्होंने उसके रुखसार पर हाथ रखा तो वो जैसे पिघला। वो तो इस मोहब्बत के लिए तड़पता रहा था। जुरेस की आंख में बेख्तियार भीग गई थी। आते जाते रहा करो, यूं करो ना, यहीं ठहर जाओ, मत जाया करो बीजान। वो बेख्तियार उनके हाथ थाम चुका था। आप सच कह रही हैं? हाँ ना, सच कह रही हूँ। हमारे साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करो, मैं अब तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी। मैं समझ गई हूँ कि मैं बहुत गलत करती रही हूँ। ताशा जो सीढ़ियों से उतरती हुई ये मंजर देख रही थी, उसे तो ज़बरदस्त किस्म का झटका लगा। बीजान के इसे यूं प्यार करके बहला फुसला कर जाने पर वो बड़ी नरमी के साथ जुरेस के साथ बैठ गई। वाह यार, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। वो अपने आंसू साफ करता हुआ ताशा की तरफ देखने लगा। मैं बहुत खुश हूँ। आवाज़ में नमी थी। तुम सच में उसको हकीकत समझ रहे हो? मुझे चुटकी काटो, वो बड़ी मासूमियत से बोली तो वो हंस पड़ा। लड़की, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं हवेली में हक से रह सकता हूँ। वो मुझे तंज नहीं करेंगी। आज उनका प्यार मिला है तो ऐसा लगा जैसे बाबा सामने बैठे थे। ताशा उसके दिल की कैफियत को समझ पा रही थी, मगर न जाने क्यों उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए अपनी बीवी की सारी बातें सुन रहा था। फिर इतनी हैरत क्यों हो रही है? बीजान बड़ी है, आ गई होगी अकल। अच्छी बात है, जुरेज साथ रहेगा और अब से कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई है, मगर बीजान को आप जानते हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वोट खड़ा हुआ, उसे अपने हिसार में लिया। इतना क्यों सोचती हो? बच्चे मत सोचो। वो अपनी बीवी की पेशानी चूमते जैसे उसकी सारी टेंशन दूर करना चाहता था। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या सोच रही हो, मगर बीजान बहुत मोहब्बत करती है मुझसे, तुमसे भी, घर में मौजूद हर फर्द से। वो बड़ी हैं। बेटे की मौत के बाद बहुत कुछ बर्दाश्त किया है उन्होंने। ये जो बड़े होते हैं ना, ये सारी ज़िंदगी अपनी हुकूमत करते हैं। फिर जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारना चाहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें वो लोग बहुत देर से प्रोसेस करते हैं। इसीलिए यही सोचो कि उनको अकल आ रही है। ताशा जैसे सर को इस बात में हिलाने लगी। तुम बस मुझ पर फोकस करो। वो जैसे रोमांटिक हुआ। सरदार साहब, आपको रोमांस के अलावा और कुछ नहीं सोचता ना? नहीं, तुम सामने होती हो तो वो बेबाक से अपनी उंगलियां उसकी बाहों पर फेरने लगा। तो मुझे बस रोमांस ही सोचता है, और तुम हो कि तुम्हारे पास कोई ना कोई मसला होता ही होता है। अभी तुम्हें कोई मसला नहीं लाई थी, बस बात कर रही थी। अपने दिल के ख्यालात आपसे नहीं बयान करूंगी तो किसको बयान करूंगी? ठीक है, सब समझ में आता है। और झुकते हुए अपने होंठ उसके हाथों पर फेरने लगा तो वो जैसे पिघली। क्या कर रहे हैं? मोहब्बत कर रहा हूँ। उंगलियां साथ साथ फिर रही थी।
वो जैसे सिसकी, उसे अपनी तरफ करते उसकी आंखों में देखने लगी। पागल हो जाऊंगी मैं? पागल मत करो मुझे। वो हंस पड़ा। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तुम तो यूं ही पागल हो रही हो। वो अपना होंठ काटने लगी तो सरदार साहब ने उसके होंठ छुड़वाए। इन्हें काटने का काम तुम्हारा तो नहीं है, तो किसका है? वो बड़ी अदा से पूछने लगी। मेरा है। वो होंठ सहलाते हुए बेख्तियार उसके होंठों पर झुक चुका था। उसके लम्स में सख्ती आई थी और उसकी शॉल को मुट्ठियों में जकड़ते हुए उसमें भींची चली जा रही थी। ये केक किसके लिए बना रही हो? जुरेज के पूछने पर वो मुस्कुराई। अपने शौहरे मोहतरम के लिए। आज उनका बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए अपने हाथ से केक बनाऊँ। वो मुस्कुराया। माशाअल्लाह, मेरी दोस्त को बेकिंग भी आती है। हाँ, मैं बेक के साथ साथ जलाती भी बहुत अच्छा हूँ। कहो तो जला दूँ? वो हंस पड़ा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं मुझ पर अपनी नवाजिश करने की, मैं यूं ही ठीक हूँ। वो हंस पड़ी। हाँ, तुम मुझे यूं ही अच्छे लगते हो। वैसे तुम्हारी मोहतरमा कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। उसकी मोहब्बत की बात कर रही थी, उसके बारे में सब कुछ जानती थी उसको, और उसे सब बताया करते थे। कब शादी कर रहे हो? बहुत जल्द। बस अम्मी की तबीयत कुछ सेट हो जाए तो ले आऊँगा उनके लिए बहू। ताशा हंस पड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बस, वो जो केक की डेकोरेशन करती हुई केक को फ्रिज में रखने के लिए कह रही थी, मैं बस इसे रख कर आती हूँ। वो आंख को विंक करते हुए सर को इस बात में हिलाने लगा। ताशा कहाँ है? वो घर में दाखिल होता वो बीजान से पूछ रहा था तो वो मुस्कुराई। जुरेज के साथ ही होगी आजकल, वो हमेशा तुम्हारे जाने के बाद उसी के साथ होती है। न जाने कौन सी बातें करते रहते हैं, उनकी बातें तो कम ही नहीं होती। कभी वो उसके कमरे से निकल रहा होता है, कभी वो किचन में उसके साथ होता है, कभी स्टडी में तो कभी कहाँ। वो क्या कहना चाह रही थी अरमान समझ नहीं सका, मगर वो फिर मुस्कुरा कर कहने लगी, दोस्त है ना दोनों, तो इसीलिए हंसी मजाक चलता रहता है। तो वो मुस्कुराया। पहले उसको कुछ अजीब महसूस हुआ था कि शायद वो उसे कुछ बोलना चाह रही थी। गलत। वो सर को झटकते हुए किचन की तरफ बढ़ गया। कुछ फासले से ही उसको हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए किचन में दाखिल हुआ और ऊंचा सलाम किया। वो पलटी। दोनों की नजरें मिली तो अरमान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। वो आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ देखते ही सलाम कर गई। बहुत जल्दी वापस नहीं आ गए? क्यों? तुम चाहती थी मैं घर ना आऊँ? वो तिरछी आंखों से पूछने लगा तो वो हंस पड़ी। मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे छोड़कर कहीं जाएं ही ना। अरमान कुछ पुरसुकून हुआ। जुरेज देख रहा था। अरमान ने न जाने क्यों उसको अवॉइड किया था। पता नहीं, एक अजीब सी फीलिंग आई थी। भाई, मुझे इग्नोर कर रहे हो? वो बोला तो अरमान उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। नहीं, मैं तुम्हें इग्नोर कर सकता हूँ? वो आगे बढ़ते हुए भाई का कांधा थपक चुका था, मगर अरमान को खुद महसूस हुआ कि बीजान की बातों का कुछ असर तो हुआ था, मगर वो इस असर को ज़ायल कर गया था। थैंक यू सो मच मेरी बर्थडे को इतना ख़ास बनाने के लिए, मेरे लिए इतना सब कुछ खुद अपने हाथों से करने के लिए। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? वो जो सुर्ख साड़ी में मलबूस उसके सामने क़यामत बनी खड़ी थी, उसे बगौर देखते उसका हाथ थामे चूम रहा था। ये सब कुछ तुम मेरे लिए करती रही? नहीं, पड़ोसियों के लिए सरदार साहब। मैं आपकी अहलिया हूँ, जो भी है मेरे पास आपका ही तो है। वो हंस पड़ा। इस पर कायम रहना सारी जिंदगी। मैं बेवफाई नहीं सहूँगा। ताशा के चेहरे की जोत बुझी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर सकती हूँ? वो हंस पड़ा। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं तो बस बावर करवा रहा था कि मैं जिस तरह तुम्हारी मोहब्बत में घुलता हूँ ना, जान ले सकता हूँ। किसकी जान लोगे? वो बेख्तियार पूछने लगी। बेवफाई तुम करोगी तो तुम्हारी। मेरी जान लोगे? वो उसकी आंखों में आंखें डालती पूछ रही थी। नहीं, बस बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में कितना सफ़ाक हूँ, तुम्हारे हवाले से कितना बेरहम हूँ। आंखें खोल कर जियो सरदार साहब। कुछ भी गलत देखने की, सोचने की या समझने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, ये याद रखो। इस घर से जनाजा उठेगा मेरा, तुम्हारी वफा में। अल्लाह न करे। वो बेख्तियार बोला। तुम मरने मारने की बातें कर रहे हो? बर्थडे बॉय, मैं नहीं कर रही। वो जैसे रुहासी होती हुई बोली तो अरमान को अपनी तलखी का अंदाज़ा हुआ। वो आगे बढ़ते हुए उसे गले लगा चुका था। सॉरी यार, मैं तुम्हारे बारे में बहुत हसास हूँ। तो क्यों हो रहे हो हसास? मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में घुली जा रही हूँ और तुम हसास हो रहे हो? उसके सीने पर सरक के मोहब्बत से कह रही थी तो वो जैसे बहुत पुरसुकून हुआ था। ताशा आम से अंदाज में चलती हुई किचन का काम कर रही थी। मुलाजमीन उसके आगे पीछे थे। बस कुछ चीज़ें थी जो उन्हें समझा रही थी। तभी उसे जोरदार चक्कर आया। बीजान वहीं पर थी। ताशा को यूं चकराते देख उसे थाम चुकी थी। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस ये चक्कर और अजीब सी तबीयत हो रही है कुछ दिनों से, मैं समझ नहीं पा रही। तो डॉक्टर को दिखाना, हो सकता है कोई अच्छी खबर हो। बीजान ने उसकी तरफ देखते हुए जैसे उसे बावर करवाया। वो अजीब नजरों से उसे देखने लगी कि शायद वो ठीक कह रही है। मुलाजमा का सहारा लेती किचन से बाहर गई तो बीजान पीछे गहरी सोच में लगती थी। ये रात का वक्त था। अरमान अपनी स्टडी में था। वो काफ़ी देर से स्टडी से बाहर निकला था। निकलते ही उसकी नज़र अपने कमरे के दरवाजे पर गई, जहाँ से जुरेज निकलते हुए अपने कमरे की जानिब जा रहा था। अरमान को हैरानी हुई। रात के इस पहर वो उसकी बीवी के कमरे में क्या कर रहा था? उसने अपने ख्यालात को और अपनी सोच को झटका और छोटे छोटे कदम उठाते कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खोलते ही वो सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो ठिठका। उसके कमरे में दाखिल होने पर ताशा ने उसकी तरफ देखा। आ गए तुम? बोर्ड बैठी। उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती थी। या तो वो परेशान थी या तो वो बुझी बुझी थी। अरमान के चेहरे के तासुरात पढ़ सकता था। तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अटक अटक कर कहने लगी। अरमान बात को नज़रअंदाज करते उसके साथ ही जैसे उसके सिरहाने बैठ गया। सो जाओ, आराम करो। उसके सीने पर सर रखती हुई वाकई कुछ ही देर में सो गई और अरमान सारी रात गहरी सोच में मुब्तला रहा। आप माँ बनने वाली है, मुबारक हो।
वो जैसे खुशी से झूम उठी। जब अरमान को ये बात पता चलेगी तो वो कितना खुश होगा, कितना ज्यादा। वो बस आंखों में उसका चेहरा लिए हुए हवेली पहुंची थी। हवेली में दाखिल होते उसकी नज़र बीजान और अपनी सास पर पड़ी तो न जाने किस अहम बात में मसरूफ लगती थी। उसके आते ही जैसे मौजू ही बदल गया और चेहरे की बदहवासी बता रही थी कि वो नहीं चाहती थी कि वो बात या वो मौजू ताशा सुने। वो चुप हुई, सलाम किया। उसकी ऐसी बॉन्डिंग नहीं थी उनके साथ कि वो आगे बढ़कर उनको अपनी खुशी बता पाती। वो बस